हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल होमलैंड एकेडमी पे। मैं हूं आपका दोस्त मनीष मिश्रा। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं फ्रिक्शन। ये आपके क्लास 8 के लिए चैप्टर है, जो काफ़ी आप डेली लाइफ में देखते हो इसके एग्जांपल्स, लेकिन आप उसको बस पढ़ाई के रूप से नहीं जानते हो, वरना आप सब लोग इस चैप्टर से कहीं ना कहीं फेमिलियर हैं। ये टर्म जो फ्रिक्शन है, ये एक तरीके का ऑपोजिंग फोर्स है। जैसे जो आप फोर्स लगाते हो, फोर्स मतलब किसी चीज को पुश करना या पुल करना, दोनों चीजें फोर्स कहलाती हैं। और इसी काम में जो बाधा बने, जो अड़ंगा बने, वही है फ्रिक्शन, जो आपको अननेसेसरली ज्यादा एनर्जी आपकी वेस्ट कराता है। कहीं ना कहीं आपका जो मोशन है, जो आप किसी चीज को डिस्प्लेस करना चाहते हो, वो अगर रोकता है तो वही फ्रिक्शन है। अगर आप लोग सोचोगे कि ये एक्चुअल में ईविल है, आपके लिए काम को आपके बढ़ा देता है, मुश्किल बना देता है, बट फिर भी कहीं ना कहीं ये नेसेसरी है। मतलब आपके ईविल कहने के साथ, मतलब इसको बुरा कहने के साथ साथ अनिवार्य भी कहोगे, नेसेसरी भी कहोगे, तो इसको कहीं ना कहीं एक साथ बोलते हैं, नेसेसरी ईविल। ये एक ऐसी चीज है जो हानिकारक है, जो आपके लिए आपका काम बढ़ा रही है, मेहनत बढ़ा रही है, बट वो कहीं ना कहीं आपको ऐसी जगह पे भी मदद कर रही है जो क्या है, आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण लग रहा है इसका। तो ये समझने से पहले चलिए सब कुछ को सबसे पहले शुरू से शुरू करते हैं। जैसे कि हमने जब पढ़ा था तो हमने एक लॉ पढ़ा था इनर्शिया का। इनर्शिया का लॉ ये कहता है कि हम किसी चीज को अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक हम उसको बाहर से फोर्स लगा के रोक नहीं देते। या फिर ये भी जानते हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में रखा हुआ है तो वो रेस्ट में ही रहेगा जब तक हम उसको बाहर से फोर्स लगा के मूव नहीं करा देते। मतलब ऐसे कहो कि इसको डिफाइन करने के लिए, an object tends to stay in rest, an object in rest tends to stay in rest until and unless an external force is applied to it। तो ये कहाँ से बात जा रही है? तो आप ऐसे, तो आपके पहले दिमाग में एग्जांपल आ जाएगा कि सर आपने तो कहा कि an object in rest or in motion tends to stay in rest or motion until and unless an external force is applied to it। तो इसका मतलब अगर मैं एक बॉल को, एक फुटबॉल को किक करूं तो वो तो चलते जाना चाहिए, चलते जाना चाहिए। मैं उसको रोकता तो नहीं हूं, बट फिर भी एक समय बाद जाके रुक जाती है। बाइक को क्या है, मैं एक बार एक्सेलरेट कर देता हूं तो उसको तो फिर चलते जाना चाहिए। क्यों उसको बार बार एक्सेलरेट करना पड़ता है या बार बार अपने आप को रुकने क्यों लग जाता है? वहां पे आपका ये जो फ्रिक्शन है वो काम करता है। फ्रिक्शन क्या करता है? मोशन को अपोज करता है। कैसे? जैसे कि आप ये समझिए, फ्रिक्शन कहीं ना कहीं दरदरी चीजों पे, रफ चीजों पे आपका एक्शन में आ जाता है। जैसे कि आप अगर नॉर्मली ये सरफेस देखेंगे, ये बोर्ड है या फिर आपके घर का फ्लोर है, आप वहां पे कोई चीज, कोई बक्सा है, टीन का बड़ा सा बक्सा आता है, उसको धक्का मार के ले जाने चाहो तो क्या आप ऐसे चाहते हो कि एक उंगली से धक्का दोगे तो चला जाएगा? नहीं ना, आपको जरूर उसमें ताकत लगानी पड़ेगी। अगर बक्से में थोड़ा सामान रखा होगा तो शायद आपको किसी को मदद के लिए भी बुलाना पड़ेगा, उसमें फोर्स और ज्यादा लगेगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो सरफेस है, जहां पे जो आपका फ्लोर है, जहां पे बक्सा रखा हुआ है, वो रगड़ के आगे बढ़ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं वो उसकी सरफेस पे जो उसको घिसते हुए आगे बढ़ रहा है, तो कुछ चीजें उसको रोक रही हैं। ऐसा लग रहा है कोई उसको पकड़े रखा हुआ है, उसको बड़ी मुश्किल से धक्का दे पा रहे हो आप। यही होता है, वो फ्रिक्शन है जो रोक के रखता है। क्योंकि आपको नॉर्मली ये बोर्ड साफ, मतलब एकदम स्मूथ दिख रहा होगा, ऐसा लग रहा है कोई उबड़ खाबड़ नहीं है, आपका फ्लोर जो है वो कोई उबड़ खाबड़ नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। इवन वो बक्सा या आपका फ्लोर अगर बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करके माइक्रोस्कोप से देखोगे ना, तो वहां पे ना छोटी छोटी सी घाटियां जैसे लगेंगी, जैसे लगेगा पहाड़ है या वैलीज है। इस तरीके से करके सरफेस ऐसा दिखेगा, ये आपका सरफेस रहेगा। और ऐसा ही क्या होगा, आपका जिसके ऊपर बक्सा चल रहा है उसका भी सरफेस ऐसे उबड़ खाबड़ रहेगा। ठीक है? तो ये क्या होता है, जब ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे होते हैं, रगड़ के जा रहे होते हैं, तो यही जो घाटियां, जो पहाड़ जैसा दृश्य आपको दिख रहा है मैग्नीफाई, ये छोटे छोटे पहाड़ जो होंगे, जो मैग्नीफाई होने के बाद दिखेंगे, बाहर से देखोगे तो लगेगा स्मूथ है, सपाट है। जैसे आप अपने इंडिया का मैप देखते हो या इंडिया को सैटेलाइट से देखो, तो हिमालय वगैरह वाला एरिया जहां पे देखोगे इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, लेकिन अंतरिक्ष से वो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा सब भूरी भूरी सी जमीन है, सब बराबर है। लेकिन जितना मैग्नीफाई करते जाओगे तो आपको लगेगा ऐसा है। तो आप सोच लो, सेम सिनेरियो यहाँ हो रहा है। आपका जो सरफेस है, जो फ्लोर है आपका, वो भी क्या है, तो बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करोगे तो इस तरीके से दिखेगा। यही क्या है ना, ये जो आपस में इंटरलॉक कर लेते हैं,
इंटरलॉक कर लेते हैं, बज के रुक जाते हैं, यहाँ पे धक्का लगाना बहुत मुश्किल पड़ता है। यही है क्या, आपका फ्रिक्शन लगता है यहाँ पे। तो सरफेस क्या है, जो सरफेस जितना ज्यादा रफ रहेगा वहां पे उतना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। तो फ्रिक्शन ऐसा फोर्स है जो क्या करता है, मोशन को अपोज करता है, मोशन को होने से रोकता है। तो अब हम फ्रिक्शन समझ गए। तो अब फ्रिक्शन के कॉजेस समझ में आना जरूरी है। फ्रिक्शन के कॉजेस क्या होंगे, फ्रिक्शन के कॉजेस में आप पहली बात लिखोगे कि क्या होता है, रफ सरफेस या रफनेस या दरदरापन जो होगा वही फ्रिक्शन का कॉज है। अगर सरफेस जितना ज्यादा स्मूथ होगा, जितना ज्यादा चिकना होगा, वहां पे क्या होगा, उतना ही कम फ्रिक्शन लगेगा। ठीक है, तो जो सरफेस रफ होते हैं वहां पे ऐसी इंटरलॉकिंग हो जाती है, इंटरलॉकिंग होने के कारण ही क्या हो जाता है, फ्रिक्शन लगता है। तो अब आप समझ गए कि जो रफनेस है वही फ्रिक्शन का कारण है, क्योंकि जो रफ सरफेस होते हैं वो आपस में इंटरलॉक कर जाते हैं, इंटरलॉक करने की वजह से उनका मोशन जो है आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, फिर आ जाता है फ्रिक्शन इन डेली लाइफ। आपके निजी जिंदगी में, आप जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कहाँ कहाँ फ्रिक्शन काम आ रहा है या कैसे कैसे फ्रिक्शन का रोल है। तो फ्रिक्शन का रोल आप ऐसे समझो कि आप जो उठ के चल पा रहे हो, अगर चल पाने की बात करी जाए तो ऐसा करो, दो सिनेरियो में आपको बेड पे रहे, दो केस इमेजिन करो। एक केस में आप बेड से उठे, नीचे पूरा टाइल्स है, टाइल्स पे पूरा तेल बिछा हुआ है, एकदम चिकना है, वहां पे आपको चलना है। और दूसरा केस क्या है, दूसरा केस में आपका फ्लोर एकदम सूखा हुआ है, दरदरा है, वहां पे आपको चलना है। बेड से उतर के बताओ बाथरूम तक जाना है, किसमें बिना मुंह फोड़े जा सकते हो, जरूर रफ वाला सरफेस होगा, वहां पे आप सही सलामत बाथरूम तक जा सकते हो। दूसरे वाले केस में जिसमें पूरा टाइल्स पे तेल वगैरह बिछा था, चिकना बुरा हुआ था सरफेस, वहां आप कितनी मरतबा गिरोगे उसकी गिनती करने के लिए आपके सर में उतनी चोट लग जाएगी, आप गिन नहीं पाओगे। ठीक है, तो पहली बात आप चल पा रहे हो, उसमें फ्रिक्शन की मदद है। टाई बांधते हो या कोई भी नॉट बांधते हो, कोई भी गांठ लगा रहे हो, तो वहां पे भी क्या काम आ रहा है, फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो फिसल के वो गांठ खुल जाएगी। दूसरा है, आप दौड़ने चलते हो, आप दो केसेस इमेजिन करो, आप चप्पल या जूता पहने हो, एक की जो है सोल है, बरसात का महीना चल रहा है, एक की सोल जो है नीचे की वो घिस के एकदम टकली हो चुकी है, और दूसरे में एकदम जो ग्रिप है उसकी वो सलामत है। अब बताओ बारिश में आपको दुकान से सामान बाहर से लेके आना है, किस में सही सलामत लेके आ जाओगे, जिसमें ग्रिप होगी। ग्रिप होगी वो चप्पल क्या करेगा, आपको गिरने से बचाएगा, क्योंकि वो सरफेस पे इंटरलॉक कर लेगा और आप मजबूती से चलते रहोगे। फिर आप स्कूल जाते हो, चाहे बस से जाते हो या अपनी बाइक से जाते हो, पापा छोड़ने जाते हैं, कार चला रहे हो, वहां पे भी क्या है, उस कार के बाइक के टायर में ना वो जो हीट जो ग्रिप कर ऐसे डिजाइन बना रहता ना, वो डिजाइन फोटो खींचने के लिए नहीं है, वो डिजाइन इसलिए है कि फ्रिक्शन दे सके। वो फ्रिक्शन देगी तो आपकी गाड़ी बैलेंस बना के चल सकेगी। वही जब टायर पूरा चिकना हो जाएगा, घिस घिस के एकदम आलू बन जाएगा, तो क्या होगा, आपके फिसल के गिरने के चांसेस बढ़ जाएंगे, क्योंकि वहां पे जब स्मूथ होता जा रहा है तो फ्रिक्शन कम होता जाएगा। यहाँ पे भी क्या हुआ, फ्रिक्शन ने आपको मदद किया। ठीक है, तो ये सब क्या है, डेली लाइफ में आपके फ्रिक्शन यूज हो रहा है। आप क्रिकेट खेल रहे हो, क्रिकेट में भी आप देख रहे हो जो बैट है, बैट के यहाँ पे जहां पे आप बल्ले को पकड़ते हो वहां पे भी ग्रिप लगाते हो कि नहीं, वो ग्रिप नहीं रहेगी तो आपके हाथ से बैट फिसल सकता है। रबड़ की ग्रिप लगती है कि नहीं, तो हर जगह पे क्या हो रहा है, आपका ये फ्रिक्शन यूज हो रहा है। फुटबॉल खेलते हो, उसके जूते में भी स्पाइक्स होते हैं। अगर आप क्रिकेट के बारे में फेमिलियर हो तो क्रिकेटर्स के भी पैरों के जो जूते होते हैं उसमें लोहे के स्पाइक्स लगे होते हैं, कील जैसे। वो भी क्या होता है, आपको चलने में, दौड़ने में या ना गिरने में, इस सब में मदद करता है। क्यों, क्योंकि वो फ्रिक्शन बढ़ा देता है और उस फ्रिक्शन की वजह से आप डेली लाइफ में अपने यूज। लेकिन जरूरी नहीं कि हर बार फ्रिक्शन काम का ही होता है। उसी दिन मान लो कभी, अभी दिवाली आने वाली, दिवाली की सफाई में आपको कोई चीज घिसका के, मेज घिसका के उधर से उधर ले जाना है, तो क्या करना होगा, भारी ताकत लगानी होगी। ठीक है, क्योंकि फ्रिक्शन क्या है, एक कांटेक्ट फोर्स है। क्या है, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स वो होते हैं जो संपर्क में आने के बाद ही लगते हैं। तो सर क्या ऐसा भी कोई फोर्स होता है क्या जो बिना कांटेक्ट में आए भी लग जाता है? हाँ बेटा, मैग्नेटिक फोर्स होता है। मैग्नेटिक फोर्स बिना कांटेक्ट में आए दूर से ही खींच लेता है। तो ये क्या है, ये एक कांटेक्ट फोर्स है, मतलब अगर कांटेक्ट में आया है तभी ये काम करेगा।
हवा में अगर किसी के कोई चीज धकेल रहे हो तो वो क्या होगा, वही फ्रिक्शन लगेगा जो उसके कांटेक्ट में आएगा। ठीक है, बिना कांटेक्ट के फ्रिक्शन नहीं लग पाता है। तो जब आप क्या कर रहे हो, किसी टेबल को, मेज को जब घिसका रहे हो सफाई करने के लिए, या बेड को घिसका रहे हो, कुछ भी, तो वहां पे क्या है, आपकी एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च होती है केवल और केवल फ्रिक्शन के कारण। तो डेली लाइफ में आप फ्रिक्शन से 20 मरतबा भेंट करते हो। अब आप जब आपकी मुलाकात होगी इस फोर्स से या इस ऑपोजिंग फोर्स से, तब आप ध्यान रखना कि सर ने क्या पढ़ाया था, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन लग रहा है। आप लोग इसका जो एग्जाम्पल है वो कमेंट सेक्शन में दे सकते हो, जिससे हमें भी पता चले कुछ नया। ठीक है, फिर आ जाते हैं, पहले हम ना, जब हमने देखो फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी डिस्कस किए थे और डिसएडवांटेज भी, तो अब हम उनको कैटेगरी वाइज पढ़ लेते हैं, जो आप एग्जाम में अपने आंसर्स में लिख सकते हो। तो पहले नंबर पे हम पढ़ते हैं कि एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन के फायदे हैं। तो पहले मैंने बता दिया, वॉकिंग, जब भी आप चल रहे हो, अगर आपका पैर इंटरलॉक नहीं कर रहा है सरफेस से, तो आप फिसल के गिर जाओगे। तो आपके जूते में ग्रिप होता है, चप्पल में ग्रिप होता है। आप क्रिकेट खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, हर समय आपके जूते स्पेशली डिजाइन होते हैं उसी स्पोर्ट के लिए, केवल क्यों, क्या, उसका सरफेस एरिया मैक्सिमम रफ कर दिया जाता है, ताकि वो स्मूथ सरफेस को क्या हो, वो फिसले नहीं, स्मूथ ना हो, रफ रहेगा तो आप गिरोगे नहीं, आप उस स्पोर्ट को एंजॉय कर पाओगे। दूसरा है राइटिंग, लिखते वक्त भी अगर जितना सरफेस चिकना होगा उतना ही लिखने में आपको दिक्कत होगी। आप जब कागज पे लिखते हो, कागज दरदरा रहता है, तो आपके पेन के अंदर ना, जैसे आपका ऐसा पेन है, पेन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक बॉल लगी होती है, वो क्या करती है, वही जो मूव करती है, तो इंक क्या है, स्प्रेड होता है, मतलब लिखावट आपकी हो रही है। ये अगर बॉल ग्रिप नहीं बनाएगा, फ्रिक्शन नहीं बनाएगा, तो बॉल मूव ही नहीं करेगा, मतलब इंक आपकी क्या है, बाहर स्प्रेड ही नहीं होगी, लिखावट हो ही नहीं पाएगी। तो क्या है, फ्रिक्शन हेल्प्स अस टू राइट। आप एक बार कोशिश करना, वैक्स पेपर पे लिखने की कोशिश करना, और एक बार प्लेन आपके पेपर पे लिखने की कोशिश करना है, आप खुद ही समझ जाओगे कि जहां फ्रिक्शन ज्यादा रहता है वहां लिखावट आसान हो जाती है। फिर पैराशूट, मैंने बताया आपको कि फ्रिक्शन क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। सरफेस एरिया जितना ज्यादा कांटेक्ट में रहेगा उतना ही ज्यादा आपका फोर्स वहां पे लगेगा। यही आपका मैं अभी आपके एग्जाम्पल में जो रिड्यूस करने हैं फ्रिक्शन की बात, वहां पे समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे देखो, जब भी क्या होता है, जब भी एक जो पैराग्लाइडिंग वाली बात आती है, या कोई जो क्या कहते हैं स्काई जंपर है, वो कूद गया प्लेन से या हेलीकॉप्टर से कूदा, अब कूदने के बाद जब वो क्या करता है, अपना पैराशूट खोलता है, तो वो नीचे आ रहा है, ग्रेविटी उसको खींच रही है, लेकिन क्या हो रहा है, साथ ही साथ एटमॉस्फेयर उसके ऊपर फ्रिक्शन लगा रहा है। तो जब वो अपना पैराशूट खोल देता है, पैराशूट खोलते क्या होगा, वो सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब वो ज्यादा दूर पे क्या होगा, जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है वो अगेंस्ट में काम करने लगेगा, वहां पे जितना भारी पैराशूट खुलेगा उतना ही उसका नीचे आना क्या होगा, कठिन हो जाएगा, नीचे आना उसका स्लो हो जाएगा। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करती है, मूवमेंट को स्लो कर देती है। आप बॉल को किक करते हो तो क्या हो जाता है, जैसे 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 जब तक उसका फोर्स है तो वो चलते जाएगा, लेकिन समय दर समय जैसे किक किए उसके बाद वो क्या होगा, आगे आगे जितना क्षण जाते जाएगा वो स्लो होते होते एक समय बाद वो रुक जाएगा। तो ऐसे ही क्या होता है, पैराशूट खुलने से लैंडिंग है वो स्लो हो जाती है, आप धड़ाम से गिर के फैलने से बच जाते हो, पैराशूट आपका धीरे धीरे आपको नीचे ले आता है। फिर मैच स्टिक, आप माचिस जलाते हो, माचिस को जब आप क्या करते हो, तीली को जब आप स्ट्राइक करते हो तो वहां फ्रिक्शन जनरेट होता है, रफ सरफेस रहता है, रगड़ जाता है, और वहां पे आपका मैच बॉक्स जो है वो रगड़ने से क्या है, मैच स्टिक को जला देता है और आपकी माचिस जल जाती है। अगर वो फ्रिक्शन ना रहे वहां पे, कभी उस पर कुछ वैक्स लगा दो या कुछ भी ऐसा सरफेस को स्मूथ कर दो, दरदरे सरफेस पे ना रहे वो, तो माचिस आपकी नहीं जलेगी। मतलब ये फ्रिक्शन क्या कर रहा है, आपका माचिस जलाने में। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं, मैंने कहा ना, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि कहाँ पे क्या है, आप फ्रिक्शन को फील करते हो, कहाँ कहाँ आपने फ्रिक्शन नोटिस किया है। फिर देखिए, मैंने क्या है, ये फ्रिक्शन एक्चुअल में इविल ही है। आपका जो फोर्स है, ये फोर्स के अगेंस्ट में लगने वाला फोर्स है, मतलब आपका मोशन, मूवमेंट सब कुछ ये कठिन करता है तो गलत, लेकिन इन सारे कामों में और भी बहुत सारे कामों में आपकी मदद करता है, तो उसकी जरूरत भी हमको है। तो अब हम पढ़ लेते हैं कैटेगरी के हिसाब से डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, कहाँ कहाँ फ्रिक्शन हमें नुकसान देता है, कहाँ कहाँ हमारे लिए वो हानिकारक साबित होता है। तो नुकसान देने वाली जगह पे सबसे पहले है एनर्जी लॉस। हाँ, ये बात तो कह सकते हो कि आपको फ्रिक्शन जब मिलेगा आपको एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ेगी, जितना ज्यादा, मान लो दो जगह पे आप इमेजिन करो, एक ऐसी जगह पे जहां पे आपका खूब स्मूथ सरफेस है, टाइल्स लगे हैं, वहां पे एक बक्से को ढकेल के ले जाना है, चलो ताकत लगेगी, लेके लेके चले जाओ। दूसरा सरफेस आपका मिट्टी का है, ठीक है, उबड़ खाबड़ है,
और जगह जगह पे क्या है, बहुत ज्यादा दरदरा है सरफेस, वहां पे ले जाओ जरा। जितना ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा उतना ज्यादा आपकी सांस फूलेगी, उतना ही ज्यादा आपकी एनर्जी लगेगी। तो हर जगह पे जैसे ही आपका फ्रिक्शन बढ़ेगा एनर्जी लॉस होगी। मशीन्स में भी अगर मशीन्स में लुब्रिकेशन माने चिकनाहट खत्म हो जाती है तो मशीनें क्या करती हैं, रगड़ के चलती हैं, बज के चलती हैं। आपका साइकिल चलाते हो, साइकिल चेन में भी क्या है, भी ग्रीस ना लगा रहे तो आपकी चेन दुनिया भर का आवाज करेगी और क्या होगी, तो चलने में भी दिक्कत करेगी। तो क्या होगा, वहां पे एनर्जी लॉस आपकी ज्यादा हो जाएगी। दूसरा है वियर एंड टियर, जहां पे ज्यादा फ्रिक्शन है, ज्यादा रगड़ रहा है, ज्यादा आपका क्या हो रहा है, हीटिंग हो रही है, ज्यादा साउंड आ रहा है, ये सारे केस में क्या है, आपकी वो चीज घिस भी तो रही, मशीन आपका खराब भी तो हो रहा है। वही साइकिल की चेन या बाइक अगर चलाते हो, अगर बाइक के पार्ट्स का नॉलेज है तो चेन पॉकेट उसका होता है, वो क्या करेगा, वो ज्यादा फ्रिक्शन झेल झेल के ना उसका दांत जो है घिस जाता है। फिर वो जब क्लच छोड़ता है कोई बाइक, खर 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 की आवाज आती है, मतलब वो चेन वापस में घूम जाता है, तो उसका दांत क्या है, फ्रिक्शन के कारण घिस घिस के छोटा हो चुका है। तो छोटा हो गया है तो क्या कर रहा है, वो ग्रिप नहीं पकड़ पा रहा है, वो चेन को नहीं नचा पा रहा है। तो इससे क्या है, मशीन खराब हो रही है आपकी, जितना घिसेगा उतना ही खराब होगा। आपका चप्पल है, चप्पल जितना नया है शानदार ग्रिप है, लेकिन चलते चलते साल भर उसको जब एकदम उसका घिस जाता है नीचे से, तो क्या हो जाता है, घिसने के कारण क्या होता है, घिसने का कारण आपका सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन है। जितना फ्रिक्शन लगेगा उतना ही वो सामान घिसेगा। तो वियर एंड टियर आपके सामानों का होता है फ्रिक्शन के कारण। तीसरा और बहुत भयानक चीज है ये फॉरेस्ट फायर। फ्रिक्शन क्या करता है, फ्रिक्शन से जो पेड़ पौधे हैं उसमें फॉरेस्ट में खूब धूप पड़ रही है, पत्ते गर्म हैं, और क्या हो रहा है, सूखे पत्ते और हवा चल रही है तो आपस में रगड़ रहे हैं। रगड़ते रगड़ते उनमें क्या हो जाता है, रगड़ते रगड़ते हीटिंग हो जाती है, और हीटिंग से एक समय बाद फायर जनरेट हो जाती है। जैसे पत्थर रगड़ते हो आग लग जाती है, लकड़ी बहुत ज्यादा तेज सूखी लकड़ी रगड़ दो तो गर्मा के आग पकड़ लेगा। वो सारे कारण क्या है, यही सारे कारण जो सूखे पत्ते आपस में रगड़ के आग लगा जाते हैं, और वो आग इतनी भयंकर रहती है कि पूरा पूरा जंगल जला देती है। वो कारण उसका क्या है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन के कारण जंगलों में आग तक लग जाती है। अच्छा, जब हम जान गए कि फ्रिक्शन हमारे लिए कहाँ उपयोगी है और कहाँ हमारे लिए नुकसानदायक है, तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से कई बार हम चाहेंगे कि फ्रिक्शन कम हो जाए और कई बार चाहेंगे कि फ्रिक्शन बढ़ जाए। तो हम अब वो तरीका पढ़ लेते हैं, वेज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। फ्रिक्शन को हमें रिड्यूस करना है तो क्या करना होगा, पहली बात है पॉलिश कर देना। हाँ, पॉलिश कर दो। जब आपका सरफेस बहुत ज्यादा रफ है उसको पॉलिश कर दोगे तो सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। स्मूथ हो जाएगा तो सरफेस क्या होगा, आपका कम फ्रिक्शन लगाएगा, आप आसानी से आपका फ्रिक्शन क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। जो मान लो आपकी जमीन, मान लो आपके घर में टाइल्स, टाइल्स उबड़ खाबड़ थे, आप उसकी मजैया करा दो, चिकनाहट हो जाएगी, उसमें सही हो जाएगा सब कुछ। तो क्या हो गया, वो आपने क्या किया, पॉलिशिंग से सरफेस को स्मूथ कर दिया, और स्मूथ होते ही वहां पे फ्रिक्शन रिड्यूस हो गया। दूसरा है यहाँ पे बाय लुब्रिकेटिंग। वो चेन वाली बात याद करिए, मैंने बताया अभी, जब ग्रीस ना होने के कारण सूखा हो गया था चेन, तो ज्यादा घिस रहा था, ज्यादा आवाज कर रहा था, वहां पे क्या करो, थोड़ा सा ग्रीस लगा दो। लुब्रिकेंट मतलब होता है चिकनाई वाला चीज, ठीक है, जो क्या करता है, चिकनाहट प्रोवाइड करता है। जब चिकनाहट प्रोवाइड कर देगा तो वहां पे घिसाई कम हो जाएगी, रगड़न कम हो जाएगी, और वो सरफेस थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा। तो जब लुब्रिकेंट किसी जगह पे आप ऐड कर देते हो तो वो जगह थोड़ा चिकना हो जाता है। मान लीजिए आप हाथ में कड़ा चुल्ला पहने हैं, आप उसको निकाल रहे हैं और नहीं निकल रहा है, सरफेस पे पकड़ ले रहा है, तो क्या करिए, थोड़ा सा उस पे आपका ऑयल वगैरह लगा लीजिए, सोप लगा लीजिए, तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, सरफेस आपका लुब्रिकेटेड हो जाएगा, चिकनाई युक्त हो जाएगा, और चिकनाई युक्त होते ही आसानी से वो चुल्ला आपका हाथ से निकल जाएगा। तो यहाँ पे क्या किया हमने, लुब्रिकेशन करके, चिकनाई बढ़ा के हमने फ्रिक्शन को कम कर लिया। फिर तीसरा है स्ट्रीम लाइनिंग। स्ट्रीम लाइनिंग माने हमने एकदम क्या कर दिया है, उसको एकदम धारदार बना दिया है, एकदम सीधा बना दिया, एरोडायनेमिकली एकदम परफेक्ट। जैसे कि देखिए हमारे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन ये कलाकारी स्मार्ट बोर्ड से कम नहीं है। इसको देखिए, ये नाव क्या है, अगर नाव का सरफेस हमने ऐसा रखा है तो एकदम क्या है, सीधी है कि नहीं, जैसे मछली की शरीर होती है वैसे ही बना दी है मैंने। अगर ऐसी नाव बनाई है तो ये नाव तैरेगी। हालांकि अगर मैंने नाव ऐसी बनाई होती, यहाँ पे लोगों को बैठाया होता, तो क्या होता, यहाँ पे अगर हमारा आदमी बैठा होता चप्पू लेके, तो क्या हो जाता, ये नाव तो सीधी सीधी
डूब जाती। अगर मैंने नाव इस तरीके से बनाई होती तो भी क्या होता, यहाँ पे बैलेंस थोड़ा सा बिगड़ सकता था। बट मेरी नाव क्या हुई, एकदम मैंने सीधी बनाई। ये क्या हो गया, स्ट्रीमलाइन होते ही ये ऑब्जेक्ट फ्रिक्शन को ओवरकम करने लगा। पानी में ये बज के चलेगा, ये डूबने के चांस है, लेकिन ये आराम से पानी पे फ्लोट होते हुए चला जाएगा। तो क्या हुआ, मैंने स्ट्रीमलाइन करने से फ्रिक्शन को, यहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन हो या कैसे भी, ये देखिए ये हमारा एरोप्लेन, ये भी अगर इस डायरेक्शन में ऐसे देखिए आगे से नुकीला है, जो क्या करेगा, हवा को पेनिट्रेट करेगा, और पूरी बॉडी इसकी सीधी है, एकदम एरोडायनेमिकली परफेक्ट, तो क्या करेगी, ये आराम से फ्लाइट कर पाएगी। लेकिन अगर इसी जगह पे मैंने फ्लाइट का अगर बिल्कुल भी स्ट्रक्चर कर्व कर दिया ऐसे, तो फ्लाइट उड़ेगी नहीं, आपकी क्रैश कर जाएगी। तो स्ट्रीमलाइन करने से मैंने क्या कर दिया, स्ट्रीमलाइन करने से मैंने उसको फ्रिक्शन को रिड्यूस करा दिया। जब फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाएगा तो आराम से, चाहे आपका फ्लाइट हो या आपका जो बोट, दोनों केस आपका अच्छे से परफॉर्म कर सकता है। तीसरा है बाय यूजिंग व्हील्स। अच्छा बेटा याद होगा, मैंने अभी जस्ट बताया फ्रिक्शन क्या है, फ्रिक्शन एक कांटेक्ट फोर्स है। तो जितना ज्यादा कांटेक्ट रहेगा उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन रहेगा। कहीं ना कहीं बात सही कर रहा हूं कि नहीं। अगर मान लो ये देखो, ये भाई साहब को देखो, इनका क्या है, इतना एरिया जो है वो जमीन के कांटेक्ट में है। ये कांटेक्ट क्या करेगा, जितना ज्यादा एरिया है उतना ज्यादा फ्रिक्शन लगाएगा। ये दोनों हाथ से ढकेल रहे हैं एकदम, तभी परेशान है। इधर ये क्या हुआ, यहाँ पे मैंने व्हील्स ऐड कर दिए। व्हील्स ऐड करने से क्या हो गया, ये सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में बस इतना, यहाँ पे जरा सा यहाँ पे, ये क्या था, इतना सारा एरिया था। अब दोनों कंपेयर करके देख लो, किसमें कम एरिया है, जिसमें व्हील लगा है। व्हील लगाने से अब यहाँ पे क्या हो गया, ये देखिए ये जगह पे रखा हुआ था, चाहे रखा हुआ उसको मूव करने में भी दिक्कत है और लगातार मूव करते रहने में भी। ये स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है। जैसे स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जिसमें क्या है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, उसको ढकेलने गए तो उसको जितना एनर्जी आपको दे के उसको मूव कराना होगा, वो क्या है, वही स्टैटिक फ्रिक्शन है। अगर उससे कम एनर्जी लगाओगे तो ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। ये क्या था, जितना एरिया सरफेस कांटेक्ट में था उतना ही ज्यादा फ्रिक्शन था। व्हील लगाने से, पहिया बनाने से हमें क्या हुआ, सरफेस एरिया जो कांटेक्ट में था वो कम हो गया, और द सरफेस एरिया जब सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हुआ तो क्या हुआ, फ्रिक्शन भी यहाँ पे रिड्यूस हो गया। तो ये क्या हुआ, बाय यूजिंग व्हील हमने एक और तरीका देखा जिससे फ्रिक्शन रिड्यूस हो सकता है। लास्टली हम बॉल बेयरिंग्स की बात करते हैं। मान लो यहाँ पे आपका एक्सल लगा हुआ है, ये मूव करना है, ये है आपका बॉल बेयरिंग। अगर नॉर्मली इसको मूव करना होता सारे सरफेस को लेके तो शायद मुश्किल पड़ जाता, लेकिन क्या हुआ, यहाँ पे बॉल्स लगे हैं, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आपका व्हील जैसा ही काम कर रहा है। सरफेस एरिया रिड्यूस हो रहा है और ये बॉल बेयरिंग अच्छे से घूमती है, और जब घूमेगी तो क्या होगा, मोशन आसान हो जाएगा। मोशन आसान क्यों हुआ, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो गया था। ठीक है, यहाँ पे आपका स्टैटिक फ्रिक्शन वगैरह काम कर सकता है, ये आपके रोलिंग फ्रिक्शन का एग्जांपल है। तो जब सरफेस एरिया कम हुआ तो क्या हुआ, फ्रिक्शन भी कम हो गया। अच्छा, कहीं पे मान लो चिकनाहट के कारण आप गिर पड़ गए हो, चिकनाहट के कारण आपकी मशीनें फिसल जा रही है, जैसे चेन पॉकेट घिसने से आपका जो गाड़ी नहीं चल रहा है, तो फिर फ्रिक्शन की जरूरत पड़ी ना आपको। मतलब फिर से क्या, जो दांत घिस गए थे वो आपको नए लगाने पड़ेंगे, वो चेन पॉकेट आपको चेंज करना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, जब फ्रिक्शन क्रिएट होगा तभी ना चलेगी आपकी बाइक, आपका कार, या जो भी चीजें आप चाह रहे हो मूव कराना। तो क्या है, हमें कई बार फ्रिक्शन बढ़ाने की भी जरूरत पड़ सकती है। तो फ्रिक्शन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सरफेस एरिया को रफ कर देंगे। आप वो बाथरूम वाला एग्जांपल याद करिए, जब तेल गिरा था, फिसल रहे थे, तो आप क्या किए, आप सर्फ वगैरह लेके तेल की सफाई करवाए, ताकि फर्श क्या हुआ, वापस से खुरदुरा हो सके, वापस से रफ हो सके, और वापस से आप बाथरूम तक सही सलामत जा सको। तो वो क्या था, आपने सरफेस एरिया को रफ कर दिया, और जब वो रफ हो गया तो फ्रिक्शन बढ़ गया, जब फ्रिक्शन बढ़ गया तो आप आराम से चल पाए। दूसरा है ग्रिप वगैरह, जैसे आपका जूता था, स्पोर्ट्स शूज, फुटबॉल के जो स्टड्स होते हैं, फुटबॉल शूज, या जो आपके स्पाइक्स होते हैं एथलेटिक्स के या क्रिकेटर्स के, वो सब जगह पे क्या होता है, हम एडिशनल इक्विपमेंट्स केवल इसलिए लगाते हैं वहां पे, ताकि ग्रिप को बढ़ाया जा सके। जब ग्रिप बढ़ जाएगा तो क्या होगा, आपका मोशन प्रॉपर हो सकेगा, आपका बैलेंस प्रॉपर हो सकेगा, और आप इफेक्टिवली वो स्पोर्ट्स या वो फील्ड को एंजॉय कर पाओगे। तो यहाँ पे
हमारा चैप्टर खत्म होता है और हम उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। हमारे प्रयासों को आप लगातार अपना प्यार दे रहे हैं, उससे मैं बहुत खुश हूँ और आप सबका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद है आप इसी तरीके से अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों को मैक्सिमम शेयर करिए। हम अभी सब कुछ शुरू कर रहे हैं, हमारे तौर तरीके हो सकते हैं सिंपल हो, क्या पता हमारे पास संसाधन कम हो, लेकिन हमारे पढ़ाने के तरीके या हमारे मेहनत पे जाइए तो उसमें हम कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं और उम्मीद है आपके लिए हम बेटर फैसिलिटीज और बेटर आपके लिए क्वालिटी एजुकेशन लाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।